इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर भी अपलोड करते रहे। ये अटैक इसराइल पर इतना खतरनाक था कि 3 तरफ से अटैक किया गया। आसमान से गोले ऐसे बरस रहे थे जैसे बारिश हो, और ये जगह एक वक्त में फ़लस्तीन या गज़ा का हिस्सा हुआ करता था। ऑपरेशन अल-अक्सा में क्या हुआ और ये ऑपरेशन इतना बेरहम कैसे होता गया, जहाँ पर गज़ा आज एक खंडर का मंजर जो है पेश करता है। ये ऑपरेशन शुरू होता है 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे के आसपास, जब एक बिल्डोज़र और कुछ लोग इसराइल और गज़ा के बाड़ या बॉर्डर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस बाड़ और दीवार को कुछ ही देर में बिल्डोज़र तोड़कर रास्ता बना देता है। जैसे ही इस बार और दीवार को तोड़ा जाता है तो जो जंगजू हैं यानी गज़ा के, वो इसराइल के अंदर धावा बोल देते हैं। अंदर कुछ ही फासला तय करने के बाद इसराइली शहरियों और किसानों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं, जिसमें तकरीबन इसराइली 140 शहरी मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसराइली शहरी खौफज़दा हो गए और वो इसराइल के अंदर की तरफ भागने लगे। इस दौरान गज़ा के शहरियों ने इसराइली शहरियों को पकड़ कर यानी बंदी बनाकर गज़ा के अंदर लेके आ रहे थे। जिन इसराइली शहरियों को पकड़ कर लेके आ रहे थे वो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के ऊपर लोड करके गज़ा में लेके आ रहे थे। इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर भी अपलोड करते रहे। ऐसा लग रहा था कि वो सोशल मीडिया की पूरी टीम अपने साथ लेकर ही चल रहे हैं, कि यानी वो ये साबित कर रहे थे कि हमने जो है इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है। ये वीडियो कुछ ही मिनटों में दुनिया भर में फैल गए। तकरीबन 9:30 बजे के आसपास पूरी दुनिया को पता चल चुका था इसराइल और गज़ा का जंग दोबारा से शुरू हो चुका है। यहाँ पर हैरानगी की बात तो ये था कि इसराइली इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चला कि हमारे ऊपर हमला होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि पहले जितने भी जो है अरब ने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिए थे, उससे पहले इसराइली जो इंटेलिजेंस था उसको पता चल जाता था, यानी मसाद को। ये अटैक इसराइल पर इतना ख़तरनाक था कि 3 तरफ से अटैक किया गया, ज़मीन से, आसमान से और पानी से भी, यानी समंदर की तरफ से भी अटैक किया गया। आसमान से गोले ऐसे बरस रहे थे जैसे बारिश हो। ये गज़ा के जंगजू अंदर उन इलाकों में भी पहुंच गए जहां पर इसराइली लोग रहते थे, यानी यहां पर उनके खैमे थे, और ये जगह एक वक्त में फ़लस्तीन या गज़ा का हिस्सा हुआ करता था। इस इलाके में हर दिन की तरह ना ही कोई फ़ौज मौजूद था और ना ही कोई पुलिस मौजूद था। इलाकाई थाने थे वहाँ पर, या तो वो मारे गए इन जंगजुओं के हाथों या तो वो अपनी जान बचाकर निकल गए, और इसराइल के ये शहरी गज़ा के जंगजुओं के रहम व करम पर आ गए, जिस तरह माजी में ऐसा फ़लस्तीनियों के साथ होता था। बहरहाल इन इलाकों में जो गज़ा के शहरी थे उन्होंने इसराइलियों को मारा भी और बंदी बनाकर गज़ा के अंदर भी लेके आए थे। यहाँ पर गज़ा के लोग भी मारे गए क्योंकि इसराइली भी वार कर रहे थे जो शहरी थे। कुछ हमास के जंगजू ने इसराइली फ़ौजियों के ऊपर भी अटैक करने शुरू कर दिए, लेकिन यहाँ पर गज़ा के जो जंगजू थे उनका पलड़ा भारी रहा। इसमें गज़ा के शहरियों ने कुछ इसराइली फ़ौजियों और टैंकों को गज़ा के अंदर भी लेके आए बंदी बनाकर, और उनकी जो कुछ वीडियो हैं वो भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना डाले गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इसराइल को नुकसान पहुँचा वो गज़ा की तरफ जो 5000 मिसाइल थे वो दागे गए इसराइल की जानिब। यहाँ पर इसराइल का आयरन डोम सिस्टम भी नाकाम हो गया। अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं जानते, जो आयरन डोम सिस्टम होता है वो ऊपर से जो है ना मिसाइल को फारिग कर देता है, वो ज़मीन के अंदर उसको गिरने ही नहीं देता। आयरन डोम सिस्टम कुछ मिसाइलों को तो आसमान के ऊपर फारिग कर सका, नाकाम कर सका, लेकिन इतने ज़्यादा मिसाइल थे कि तादाद बहुत ज़्यादा था, वो इसराइल के अंदर आके गिरे थे। और दूसरी तरफ बाद में इसराइल की तरफ से जो बयान आया उसने कहा कि 5000 मिसाइल नहीं थे, सिर्फ 2100 मिसाइल जो है ना इसराइल के ऊपर दागे गए। लेकिन जो भी हो, इसराइल के कैपिटल सिटी समेत और भी बड़े बड़े शहरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इन मिसाइलों ने, जिसमें तकरीबन इन तमाम हमलों में 1500 इसराइली शहरी मारे गए और ज़ख्मियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद थी। लेकिन ये तो था कि हमास की तरफ से किया गया अटैक, जो हमास की तरफ से अटैक किया गया यानी गज़ा की तरफ से। लेकिन अब जो इसराइली जवाबी हमला था वो क़यामत खेज़ मंजर पेश कर रहा था। इसराइल ने जंगी फाइटर जेट तैयारों से मिसाइल बरसाने शुरू कर दिए, जिससे गज़ा के बड़े बड़े रिहायशी बिल्डिंग ज़मीन के ऊपर मिट्टी के ढेर बन गए। लेकिन इन इमारतों पर जब हमले किए गए तो काफ़ी फैमिली ऐसे थे, फैमिली इस हमले में ख़त्म हो गए थे। जो मिसाइल मारे जा रहे थे गज़ा के ऊपर, उनकी फोटेज और वीडियो नेतन्याहू एक्स के ऊपर शेयर कर रहे थे। यहाँ पर इसराइल ने अपने 3000 फौजियों को एक्टिव कर दिया। ख्याल रहे इनमें वो फौजी भी मौजूद थे जो सिर्फ जंग के दौरान ही फौज में आते हैं।
यानी आम शहरी जो पहले अपने खेती बाड़ी करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जो उनका काम होता है वही करते हैं। क्योंकि इसराइल में एक कानून है, जब भी वहाँ का बच्चा जब 18 साल का होता है तो उसको 3 साल का फ़ौजी ट्रेनिंग लाजमी लेना है, ताकि किसी भी वक्त अगर इसराइल के ऊपर हमला किया जाए ताकि वो साथ दे इसराइल का। और दूसरी तरफ एक्स पर नेतन्याहू जो है ना, वो कह रहे थे कि जो गज़ा के लोग गज़ा में रह रहे हैं वो गज़ा से निकल जाएँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बेरहम अटैक करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर गज़ा के लोग जाते तो जाते कहाँ। इन ऐलान के बाद गज़ा का बिजली, पानी और खुराक भी इसराइल ने बंद कर दिया था। गज़ा में तकरीबन 20 लाख के करीब लोग इस 22 किलोमीटर ज़मीन के अंदर कैद बन के रह गए। यहाँ पर जो इसराइली शहरी बंदी बनाए गए थे अब भी वो गज़ा में मौजूद थे। यहाँ पर अमेरिका भी इसराइल के हक़ में बोलने लगा। हक़ में ही नहीं बल्कि इसराइल को पैसा दिया, फ़ौज दिया और आलमी कवानीन के मुताबिक इसराइल का साथ भी दिया। जंगी बहरी जहाज़ और साजो सामान भी इसराइल को पहुंचा दिया है। और इसके अलावा इस आयरन डोम सिस्टम को जदीद और मजबूत बनाने के लिए इसराइल को काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए। ये $38 बिलियन 2028 तक इसराइल को दिया जाएगा। पूरी दुनिया में ऐसा एक ही मुल्क था जिसने खुलकर फ़लस्तीन का साथ दिया और इसके अलावा ये भी कहा कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा फ़लस्तीन का। और जब गज़ा की तरफ से अटैक किया गया तो ईरान ने खुलकर मुबारकबाद भी दिया था। लेकिन ईरान ने कोई डायरेक्ट अटैक नहीं किया कि जो है ना आपने गज़ा के ऊपर हमला कर दिया है, बस ऐसे ही जो है ना पूरा सिस्टम चला गया।